क्लासेज। पिछली क्लास में आपने देखा था कि स्वर और स्वर का वर्गीकरण, स्वर कितने टाइप के होते हैं और स्वर के जितना भी वर्गीकरण हुआ था। आज की क्लास में देखेंगे व्यंजन और व्यंजन के सभी प्रकार और व्यंजन का पूरा वर्गीकरण। तो शुरुआत करते हैं व्यंजन से। तो व्यंजन क्या होता है? तो पहले देखते हैं व्यंजन। तो सबसे पहले कहते हैं व्यंजन कहते किसे हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। या तो डिफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं, या वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। वे वर्ण जिन्हें उच्चारित करने के लिए या जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। या तो ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं हो सकते। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं हो सकते, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं हो सकते। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं हो सकते उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। तो व्यंजन जो है वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे हो गए का, तो का बोलते हैं तो उसके साथ में क्या आता है? आ। ये हो गया का, ये पूर्ण वर्ड हो गया। और का व्यंजन को लिखना पड़ेगा तो का, ये हो गया, इसमें हलंत लगाएं प्लस इसमें क्या होता है? आ का, तो ये हो गया का। ये इसके इक्वल हो गए दोनों का। तो वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। तो का है, का के साथ स्वर भी मिला हुआ है। ये हो गया का और ये हो गया आ, तो इसमें क्या ये स्वर हो गया। तो जो वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन बोलते हैं। और वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। का हो गया, अन्य वर्ण कौन सा हो गया? आ हो गया। तो वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़े उसे बोलेंगे व्यंजन। दूसरा है वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं हो सकते। का को उच्चारण करेंगे तो उच्चारण में हमेशा आ तो जरूर आएगा, तो उनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होगा। तो स्वतंत्र उच्चारण नहीं होगा, तो जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता उसे क्या बोल सकते हैं? व्यंजन बोलेंगे। अब देखेंगे व्यंजन होते कितने हैं। तो व्यंजन की परिभाषा में देखिए, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं हो सकते उसे व्यंजन बोलते हैं। अब देखते हैं व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, व्यंजन के प्रकार को देखते हैं। तो देखते हैं व्यंजन की संख्या कितनी है, कुल व्यंजन की संख्या। तो कुल व्यंजन है कितने? जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में टोटल व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो टोटल व्यंजन है उनकी संख्या है 33। अब कौन कौन से हैं देखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। एक है का वर्ग, एक है चा वर्ग, एक है का वर्ग, एक है चा वर्ग, एक है टा वर्ग, एक है ता वर्ग, एक है पा वर्ग। तो हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। कौन कौन से हैं? एक है का वर्ग, पहला है का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग, तीसरा है टा वर्ग, चौथा है ता वर्ग, पांचवा है पा वर्ग। अब का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का वर्ग में आता है का, खा, गा और घा, का, खा, गा। चा वर्ण में कौन सा? चा, छा, जा,
झ इया। टा में आता है टा ठा डा ड़ा टा ठा डा न ता था दा धा न। पा में आता है पा फा बा पा फा बा भा और होता है माँ। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ग होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल होते 5 वर्ग। कौन कौन से होते हैं? ये हो गए 5 वर्ग। तो हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो अभी तक कितने वर्ण हुए? 5 5 5 5 5। तो टोटल अभी तक वर्ण कितने हुए? अभी तक टोटल व्यंजन कितने हुए? 25। मतलब 5 वर्ग हैं। हर वर्ग में 5 अक्षर है, 5 वर्ण है। हर वर्ग में 5 वर्ण है। तो हर वर्ग में 5 अक्षर हैं, 5 वर्ग हैं। तो इस प्रकार से अभी तक टोटल कितने हुए? 25 वर्ण हो गए। और एक होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन होता है अंतस्थ व्यंजन में आते हैं या रा ला वा। और एक होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो ऊष्म व्यंजन होता है इसमें आता है सा 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 हा। तो कुल व्यंजन कितने हो गए? देखो यहां से हो गए 25 ये हो गए और 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। तो इन सभी को प्लस करेंगे 25 प्लस 4 प्लस 4 तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 33। 25 और 8 कितना हो जाए? 33। तो का वर्ग में 5 होते हैं, चा वर्ग में 5 होते हैं, टा वर्ग में और ता वर्ग में पा वर्ग में। तो का वर्ग का पहला क्या होगा? का हो जाएगा। चा वर्ग का चा हो जाएगा। टा वर्ग का टा हो जाएगा। ता वर्ग का ता हो जाएगा। पा का पा वर्ग। और जो अंतस्थ व्यंजन है इसमें इसका या वर्ग नाम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इसमें व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। तो एक वर्ग होने के लिए कम से कम 5 व्यंजन का होना कंपलसरी है। तो जितने भी यहाँ पे वर्ग हैं, का वर्ग है, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, लेकिन इसमें 4 हैं। तो 4 होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसे या वर्ग का नाम नहीं दिया गया। और दूसरा को होता है ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन में क्या होता है? इसमें 4 होते हैं और इसमें 5 नहीं थे, इसलिए इसको सा वर्ग नहीं दिया गया। अब देखेंगे कि अभी तक मैंने व्यंजन देखा और ये जो होते सा और ये सा हो गए, तीनों सा। तीनों सा को अलग अलग क्या बोलते हैं पहले ये देखते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो देखा कि कुल व्यंजन कितने होते हैं और व्यंजन में सभी वर्गों को देखा अभी तक मैंने। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कुल कितने व्यंजन होते हैं और कुल व्यंजन में तो ये तीनों सा दे रखे हैं। एक ये दे रखा है सा, एक दूसरा दे रखा है सा, एक तीसरा दे रखा है ये सा। ये तीनों जो सा हैं तीनों अलग अलग हैं। तीनों का उच्चारण भी अलग अलग होता है, उच्चारण करने का स्थान भी अलग अलग होता है। और कौन सा होता है? इसे बोलते हैं तालव्य सा। तालव्य सा इसे क्या बोलेंगे? तालव्य सा। और इसे क्या बोलेंगे? मूर्धन्य सा। मूर्धन्य सा इसे बोलेंगे दंत सा। दंत सा। तो तालव्य सा ये हो गया, मूर्धन्य सा ये हो गया और दंत सा ये हो गया। तो तीनों का अलग अलग है क्योंकि तालव्य से इसका उच्चारण होता है, इसका मूर्धन्य से होता है, इसका दंत से होता है।
तीनों का उच्चारण अलग अलग होता है और उनके उच्चारण के स्थान के नामकरण का अलग अलग नाम दिया गया है। तो सा ये तालव्य हो गया, एक मूर्धन्य हो गया, एक दंत हो गया। अब देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजन का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया गया है। देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजन का जो वर्गीकरण होगा, तो सबसे पहले देखते हैं व्यंजन के वर्गीकरण में, व्यंजन के वर्गीकरण में देखते हैं तो व्यंजन के वर्गीकरण में देखते हैं पहले घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर जो होता है व्यंजन कितने टाइप के होते हैं। घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन कितने टाइप के होते हैं। घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन दो टाइप के होते हैं। एक होता है सघोष, एक होता है सघोष व्यंजन और दूसरा होता है अघोष। एक होता है सघोष, दूसरा होता है अघोष। सघोष कौन सा होता है और अघोष कौन सा होता है। सघोष वो होते हैं जिनको उच्चारण करने में कंपन होता है। सघोष होता है जिनको उच्चारण करने पर कंपन होता है, और जिनको उच्चारण करने पर कंपन ना हो उसे क्या बोलेंगे, घोष। जिनको उच्चारण करने पर कंपन ना हो, कंपन ना हो, और इधर साइड में कंपन होगा। तो घोष या कंपन के आधार पर देखेंगे जिन वर्णों को हम बोलेंगे और उन वर्णों को बोलने पर कंपन मुंह के अंदर की जो अंग है उनमें कंपन होगा तो सघोष होगा, और उन वर्णों को बोलने पर यदि कंपन नहीं हो रहा है और वे वर्ण कौन से हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। अब सघोष कौन से होते हैं, अघोष होते कौन कौन से। तो हमने भी 5 वर्ग देखे थे। 5 वर्ग कौन कौन से देखे थे। एक देखा था का वर्ग, एक देखा था चा वर्ग, एक देखा था का वर्ग, एक देखा चा वर्ग, एक देखा था टा वर्ग, एक देखा था ता वर्ग, एक देखा था पा वर्ग। तो सभी में क्या गया था, सभी में 5-5 वर्ण थे। 1 2 3 4 और 5। सभी में क्या कहते हैं, सभी में 5-5 वर्ण थे। टोटल वर्ण कितने हुए थे, 25 हुए थे। तो पांचों वर्ग को मिलाकर के टोटल कितना हुआ था, 25 हुआ था। तो सभी का इसमें 5 थे और सभी के 5-5 वर्ण थे। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो सभी जो वर्ग थे पांचों वर्ग में सब में 5-5 वर्ण थे। और इसमें कुछ सघोष वर्ण है और कुछ अघोष वर्ण है। तो इसमें से सघोष वर्ण कौन कौन से हैं, अघोष वर्ण कौन कौन से हैं। तो वर्ग का जो पहला और दूसरा, पहला प्रथम और द्वितीय हो, प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होगा, जो प्रथम और द्वितीय वो होगा कौन सा हो जाएगा, वो प्रथम और द्वितीय होगा वो अघोष होगा। प्रथम और द्वितीय होगा कौन सा होगा, अघोष होगा। प्रथम वर्ण हो जाएगा और द्वितीय वर्ण होगा। ये पांचों वर्ग हैं। तो पांचों वर्ग का जो प्रथम वर्ण होगा, एक वर्ग कौन सा होगा, ये एक वर्ग हो गया, दूसरा ये वर्ग हो गया, तीसरा ये वर्ग हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये होगा। तो इन पांचों वर्ग का जो पहला वर्ण होगा ये वाला होगा, और ये दूसरा वर्ग होगा। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन पांचों वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होगा वो क्या होगा, अघोष होगा। इसके अलावा मैंने देखा था 3 सा देखे थे, एक था तालव्य, एक मूर्धन्य, एक दंत। तो तीनों सा थे, तीनों सा, ये क्या हो जाएगा, अघोष। तो पहला और दूसरा वर्ण टोटल हो जाएंगे 10
और सघोष ये 3 वर्ण और हो गए, तो टोटल अघोष की संख्या कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, पहला और द्वितीय प्रत्येक वर्ग का, और इसके अलावा तीनों सा, तो 10 यहाँ से 3 यहाँ पे, तो अघोष कितने हो गए 13। इसके बाद देखेंगे सघोष कितने होते हैं, तो सघोष की टोटल संख्या होती है 31। और कौन कौन से होते हैं, जितने भी शेष बचे हैं, जितने भी शेष बचे हैं कौन कौन से होते हैं, शेष बचा है, तीसरा बचा है, चौथा बचा है, पांचवा बचा है, तो ये वर्ग ये हो जाएगा कावर का तीसरा, चौथा, पांचवा, और चावर का तीसरा, चौथा, पांचवा, टावर का तीसरा, चौथा, पांचवा, और तावर का तीसरा, चौथा, पांचवा, पावर का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ से कितने हो गए 3, 15 यहाँ से हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 15 यहाँ से हो गए, और 15 के अलावा जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी क्या होते हैं स्वर होते हैं, 15 वर्ण ये हो गए। और लिखेंगे सभी वर्गों के कौन कौन से होते हैं, वर्गों के क्या होते हैं, सभी वर्गों के, सभी वर्गों का जो थर्ड आएगा, तृतीय आएगा, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो जो ये वर्ण हो गए, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण होगा, चतुर्थ वर्ण होगा और पंचमा वर्ण होगा, तो ये सभी क्या हो जाएंगे सघोष वर्ण हो जाएंगे। तो अभी तक सघोष वर्ण कितने हो गए 15 हो गए। अब इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, ये 15 हो गए। और जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11, तो कितने हो गए 15 और 11 26 हुआ। और इसके अलावा कौन से होते हैं, इसके बाद देखा था यहाँ पे ये होते हैं ऊष्म व्यंजन देखा था, और बचे थे कितने अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन होंगे वो भी क्या होंगे, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। तो तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ण, तृतीय सभी वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचमा वर्ण, इसके अलावा स्वर हो जाएंगे। इसके अलावा उसमें व्यंजन थे, और इसमें एक वर्ण छूटा था सा, सा का हो गया हा वाला, ठीक है, तो ये भी वर्ण इसमें आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन प्लस कितना हो जाएगा हा। तो यहाँ से कितने हो गए, ये 4 ही हो गए, 5 ही हो गए, और 5 और 11 ही हो गए, 11 प्लस 5 प्लस 15, और 15 5 20, और टोटल कितना हो गया 20 हो गया 31। तो सघोष वर्ण कितने होते हैं 31 होते हैं, 31 होते हैं। और अघोष वर्ण कितने होते हैं 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रथम और द्वितीय वर्ण होगा प्रत्येक वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इनका जो पहला और दूसरा वर्ण होगा वो कौन सा हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएगा। इसके अलावा तीनों सा, तालव्य, मूर्धन्य और दंत सा, तीनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अघोष वर्ण। और अघोष वर्ण की टोटल संख्या कितनी होती है 13 होती है। इसके बाद देखेंगे कि सघोष कितने होते हैं। तो सघोष जो होते हैं एक टोटल संख्या होती है 31। इसमें होते कौन कौन से हैं, तृतीय वर्ण आता है प्रत्येक वर्ग का, सभी वर्ग का, चतुर्थ वर्ण आता है, पंचम वर्ण आता है। इसके अलावा क्या होता है, सभी स्वर आते हैं, जितने भी स्वर होते हैं वो आते हैं। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन आता है, और इसके अलावा हा आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि टोटल कहाँ से होगा, कि यहाँ से हो गया 15, 11 और 4 ही हो गया, ठीक है। तो टोटल सघोष व्यंजन कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या 11 हो गए, 11 के हैं तो स्वर हैं। अब 11 स्वर हो गए तो इसके आप यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से 11 हटाना पड़ेगा। जब पूछा जाए कि सघोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है, सघोष व्यंजन, तो सघोष व्यंजन किससे हो जाएंगे, व्यंजन 15 ये हो जाएंगे और 4 ये हो जाएंगे, ये क्या, तो सघोष व्यंजन हो जाएंगे 20। सघोष स्वर पूछा जाए कितने हो जाएंगे, तो स्वर सभी स्वर सघोष होते हैं तो 11 हो जाएगा। और सघोष व्यंजन हो गया। और सघोष वर्ण पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, सघोष वर्ण कितना हो जाएगा, सघोष वर्ण हो जाएगा टोटल 31। तो ये देख के करना पड़ेगा कि सघोष व्यंजन पूछ रहा है कितना होगा,
कि सघोष स्वर पूछ रहा है या सघोष वर्ण पूछ रहा है। पूछा जाए टोटल वर्णमाला में सघोष स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। सघोष वर्ण कितने होते हैं, 31 होते हैं। और सघोष व्यंजन कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो सबसे पहले वे देखते हैं, एक चीज और देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे कि जो हमारे वर्णमाला में बिंदु का प्रयोग होता है, तो बिंदी हमारे वर्णमाला में कई प्रकार की प्रयोग होती हैं। हमने तक कल पिछली क्लास में देखा था अनुस्वार और अनुनासिक देखा था। तो आज की क्लास में देखते हैं कि बिंदी कितने टाइप की हिंदी वर्णमाला में प्रयोग होती है। तो जो हिंदी वर्णमाला है इसमें लाइन दो टाइप की खींची जाती है। हिंदी वर्णमाला में एक लाइन क्या होती है कि जैसे वर्ण खींचा मैंने आ वर्ण में एक ये लाइन होती है, इसे पीछे किसी वर्ण के पीछे की जाती है, तो आ के बाद में लाइन खींची है मैंने, और आ वर्ण के ऊपर लाइन खींची है। तो जो ऊपर की लाइन होती है इसे बोलते हैं शिरोरेखा, इसे बोलते हैं शिरोरेखा, सिर के ऊपर रेखा। और जो नीचे खींचते हैं इसे बोलते हैं खड़ी पाई। जो 36 लाइन होती है इसे बोलते हैं शिरोरेखा और इसे बोलते हैं खड़ी पाई, खड़ी पाई। तो किसी भी वर्ण के ऊपर जो खींची जाती है उसे बोलते हैं शिरोरेखा, और किसी वर्ण के जो नीचे वर्ण के बाद में खींची जाती है तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं खड़ी पाई। तो शिरोरेखा कौन सी होती है, शिरोरेखा किसी वर्ण के ऊपर होती है, और खड़ी पाई क्या होती है, किसी वर्ण के बाद में होती है। तो कोई भी बिंदु होता है तो क्या होता है, किसी के ऊपर प्रयोग हो गया तो नीचे प्रयोग हो गया, तो दाएं हो गया तो बाएं हो गया। हिंदी में क्या होता है, जो जितने भी ये बिंदु होते हैं या तो शिरोरेखा के ऊपर होगा, या तो शिरोरेखा के नीचे होगा, या खड़ी पाई के दाएं होगा, या खड़ी पाई के बाएं होगा। अब देखते हैं बिंदु जो होते हैं कहाँ कहाँ पर प्रयोग होते हैं। तो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का प्रयोग होता है, शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का प्रयोग होता है। शिरोरेखा के इस साइड में प्रयोग होता है, राइट साइड में। शिरोरेखा के खड़ी पाई के नीचे एक बिंदु का प्रयोग होता है, और इधर लेफ्ट साइड में प्रयोग होता है। ये जो चारों बिंदु होते हैं हिंदी में प्रयोग होते हैं। किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु आता है, और वर्ण के क्या होता है, बाद में आता है, वर्ण के बाद में आता है, और वर्ण के नीचे भी आता है, और वर्ण के बाएं साइड में आता है। देखते हैं कौन कौन से वर्ण होते हैं और कौन कौन से वर्ण में बिंदु कहाँ पे प्रयोग होता है। तो एक तरफ से देखते हैं, तो जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु प्रयोग होता है, जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु प्रयोग होता है, तो शिरोरेखा के जो ऊपर बिंदु प्रयोग होगा उसे बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार। तो अनुस्वार में क्या होता है, बिंदु आता है किसी के ऊपर, तो ये क्या हो गया शिरोरेखा। शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु प्रयोग होता है उसे बोलते हैं अनुस्वार। तो अनुस्वार कहाँ पे प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है देखते हैं। तो इसमें बिंदु क्या होते हैं, हिंदी वर्णमाला में जो बिंदु होते हैं इसे 4 प्रकार के प्रयोग होते हैं। एक शिरोरेखा के ऊपर होता है, और एक खड़ी पाई के दाएं साइड में होता है, खड़ी पाई के बाएं साइड में होता है, खड़ी पाई के नीचे होता है। जो क्षैतिज रेखा होती है इसे शिरोरेखा बोलते हैं, और जो सीधी होती है इसे खड़ी पाई बोलते हैं। अब देखते हैं अनुस्वार क्या है। अनुस्वार जो है, अनुस्वार ये शिरोरेखा के ऊपर होता है। हमेशा इसका प्रयोग कहाँ होगा, शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर। शिरोरेखा के ऊपर ये बिंदु का प्रयोग हुआ है, कोई भी वर्ण लिखा गया है, का, खा, गा, जो है, इसके ऊपर बिंदु का प्रयोग हुआ है, तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, अनुस्वार। तो अनुस्वार का प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है, शिरोरेखा के ऊपर प्रयोग होगा, नंबर 1। दूसरा क्या होगा, हमेशा स्वर के साथ होगा, हमेशा स्वर के साथ होगा। कभी भी अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन के साथ नहीं हो सकता, ये हमेशा शिरोरेखा के ऊपर होगा। शिरोरेखा के ऊपर है, इसे क्या बोलेंगे, अनुस्वार बोलेंगे। हमेशा स्वर के साथ होगा। देखते हैं स्वर के साथ कैसे होता है। जैसे हमेशा क्या होता है, इसका स्वर के साथ प्रयोग होगा, तो का हो गया, इसके ऊपर एक बिंदु प्रयोग हुआ, इसके ऊपर एक बिंदु प्रयोग हुआ,
तो ये क्या हो गया, अनुस्वार होता है। जैसे हमने लिखा एक वर्ड कंठ, तो तुमने देखा कि आपने देखा कि कंठ के ऊपर क्या बिंदी प्रयोग हुई, तो हमने लिखा क्या है कि जो अनुस्वार होगा वो क्या होगा कि शिरोरेखा के ऊपर होगा, तो शिरोरेखा के ऊपर भी है और हमेशा स्वर के साथ होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये का क्या है, एक व्यंजन है। तो व्यंजन है, व्यंजन के साथ में कभी भी इसका अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, जब इसका विस्तार करेंगे तो का प्लस आ प्लस ठा, का प्लस आ प्लस ठा। तो जो अनुस्वार होगा वो आ के साथ आ जाता है। अनुस्वार होगा हमेशा किसके साथ आता है, स्वर के साथ होता है। जब इसका विस्तार करते हैं तो ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, ये आ के साथ कोई भी वर्ण लिखेंगे तो क्या होगा, उस वर्ण में का विच्छेद करेंगे, विस्तार करेंगे, तो विस्तार करने पर क्या हो जाएगा, जो अनुस्वार होगा वो किसके साथ चला जाएगा, हमेशा स्वर के साथ में चलेगा। तो हमेशा याद रखना, स्वर का इसका अनुस्वार का प्रयोग हमेशा स्वर के साथ में होता है और अनुस्वार का प्रयोग कभी भी व्यंजन के साथ में नहीं होता है। तो बिंदी हमने देखी थी 4 टाइप की थी, और कौन कौन सी होती है उसका नाम देख लेते हैं, और पहले नाम देख लेते हैं उसके बाद में करते हैं। एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर बिंदु बोल सकते हैं उसको ये। और तीसरा क्या होता है, ताड़न जात, एक होता है ताड़न जात, ताड़न जात चिन्ह भी बोल सकते हैं, ताड़न जात चिन्ह। ये उच्छिप्त, ये भी बोल सकते हैं, इसका नाम होता है उच्छिप्त। उच्छिप्त मीन्स होता है फेंका हुआ, उच्छिप्त चिन्ह बोल सकते हैं या उच्छिप्त बिंदु बोल सकते हैं। और चौथा होता है नुक्ता, ठीक है। तो जो पंचमाक्षर बिंदु होता है, पंचमाक्षर बिंदु में क्या होता है, जो 5 वर्ग होते हैं उसके जो ये खड़ी पाई के बाद में प्रयोग होगा, खड़ी पाई के बाद में प्रयोग होगा उसे बोलेंगे पंचमाक्षर। और ताड़न जात बिंदु होता है, ताड़न जात बिंदु क्या होता है, ये किसी भी वर्ण के क्या होता है, ये शिरोरेखा होगी, इसके नीचे प्रयोग होगा। तो शिरोरेखा के जो नीचे प्रयोग होगा उसे बोलेंगे ताड़न जात। और नुक्ता होता है, ये किसी वर्ण के पहले होगा। तो ये आज मैंने नाम देखे कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार होता है, दूसरा पंचमाक्षर होता है, तीसरा ताड़न जात चिन्ह होता है या उच्छिप्त बोलते हैं, और दूसरा होता है नुक्ता। तो हमने क्या देखा था, जो एक शिरोरेखा खींची थी और एक क्या कहती थी, खड़ी पाई खींची थी। तो शिरोरेखा और खड़ी पाई, शिरोरेखा ये थी और खड़ी पाई ये थी। तो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु प्रयोग किया जाता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो सभी जगह क्या होता है 4 बिंदु खींचे थे। ऊपर वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, और इस साइड का पंचमाक्षर बिंदु बोलते हैं, और ये क्या हो गया, ये ताड़न जात बोलते हैं, इसको बोलते हैं नुक्ता। तो आज की क्लास में बस यहीं तक रुकते हैं, फिर कल की क्लास में देखें पंचमाक्षर बिंदु किसे कहते हैं, ताड़न जात चिन्ह कहाँ पे प्रयोग होता है, कौन कौन से वर्ण होते हैं, नुक्ता कौन सा होता है, कहाँ पे प्रयोग होता है, कैसे होता है। तो आज की क्लास में यहीं तक, और आगे क्लास में देखेंगे सभी व्यंजनों के बारे में और पूरा व्यंजन का वर्गीकरण। धन्यवाद।